स्वागत है सभी का प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग होमगार्ड का जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 कर रहे थे, उसके 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बातें करनी थी। 50 का आगे के क्वेश्चन जो हैं उन पे हम लोग चर्चाएं करते हैं, ठीक है। तो कैसी लग रही है सीरीज, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य देते रहना। क्वेश्चन कह रहा है 51 वाला, आकाशीय पिंड के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप इकाई क्या होती है। तो आकाशीय पिंड के बीच जो लंबी दूरियां जो होती हैं उसकी माप इकाई जो होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी प्रकाश वर्ष। क्या होती है? प्रकाश वर्ष। आकाशीय पिंड के बीच जो लंबी दूरियां होती हैं उनकी मापन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, प्रकाश वर्ष के माध्यम से उसको क्या करते हैं, मापते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग की बात कर रहा है तो किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो संवेग को द्रव्यमान और जड़ता के कहीं ना कहीं रूप में व्यक्त किया जाता है। क्यों? पवन चक्की का उपयोग करते समय आपने देखा होगा, या पवन चक्की का जब उपयोग करते हैं तो पवन जो होती है वो टरबाइन को घुमाकर जनरेटर चलाने के लिए गतिमान पवन की जो गतिज ऊर्जा जो होती है उसका दोहन किया जाता है। जैसे कि अगर आपको मालूम है यही कहीं ना कहीं जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में ये कहीं ना कहीं पहचानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है निम्नलिखित में से किस उपकरण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग हुआ। आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात कर रहा है तो किसमें उपयोग हुआ है। तो आप देखेंगे तो बैरोमीटर का जो कहीं ना कहीं देखा है तो बैरोमीटर में जो होता है वो आर्किमिडीज सिद्धांत का कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आर्किमिडीज सिद्धांत जो होता है हाइड्रोमीटर में कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता है। हाइड्रोमीटर में जो आपका कहीं ना कहीं जो सिद्धांत का उपयोग होता है तो यही कहीं ना कहीं सिद्धांत क्या कहलाता है, आर्किमिडीज सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें तो इसके अनुसार किसी वस्तु की सतह पर लगा बल उसके द्वारा जो विस्थापित पानी के बराबर कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये सिद्धांत कौन सा कहलाता है, आर्किमिडीज सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण है। तो त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण जो है वो कौन सा बेटा, वो आपका ओजोन है, ठीक है। क्या आंसर, इसका सही आंसर जाएगा ओजोन। क्योंकि ओजोन जो है तीन अणुओं को मिलाकर के कहीं ना कहीं बनाया जाता है। तीन अणु को मिलकर के क्या बनता है, ओजोन बनता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक अणु में केवल दो परमाणु होते हैं, जबकि ओजोन की बात करेंगे तो एक अणु में तीन परमाणु होते हैं इसमें, ठीक है। तो अतः ओजोन जो आपका कैसा माना जाएगा, ये आपका त्रिपरमाणु अणु माना जाएगा। कौन? ओजोन। ओके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हैलोजनों को आधुनिक आवर्तन सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो किस समूह में रखा गया है, इसको आप कहीं ना कहीं जब देखेंगे तो 17वें समूह में इसको स्थान दिया गया है। किस समूह में रखा गया है, जो आपका हैलोजनों को आधुनिक आवर्तन सारणी में जो स्थान दिया गया, कौन सा दिया गया, 17वां स्थान इसको दिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हैलोजन को आधुनिक आवर्तन सारणी के 17वें समूह में स्थान इसको दिया गया है, ठीक है। हैलोजन अधातु तत्वों का एक समूह है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाडीन शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 जो हैं आपके क्या तत्व हैं, ठीक है। तो इनकी अगर हम लोग बात करते हैं कि इन 7 तत्वों में आपका इलेक्ट्रॉन होता है जो उन्हें अत्यधिक जो इसमें कहीं ना कहीं अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता के लिए कहीं ना कहीं इसको बनाया जाता है। आधुनिक आवर्तन सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर समूह का विस्थापन किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो लाल चींटियों में उपस्थित होने वाले अम्ल की बात कर रहा है। तो लाल चींटियों में जो अम्ल उपस्थित होता है वो कौन सा होता है बच्चा, वो होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटियों में, कौन सी चींटियों में पाया जाता है, लाल चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का अन्य जो नाम है वो क्या नाम है, मेथेनाइक नाम है। मेथेनाइक एसिड के रूप में भी इसको जाना जाता है। जो एक कार्बनिक एसिड होता है मेथेनाइल जो है, ये कैसा है, एक कार्बन या कार्बनिक एसिड होता है जो गर्म करने पर हाइड्रोजन आयन देता है। फार्मिक एसिड का प्रयोग रक्त शुद्धिकरण और शल्य क्रिया में किया जाता है। क्लियर होता है ना। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है किसमें किया जाता है, रक्त के शुद्धिकरण में और शल्य क्रिया में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग
सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है। तो सौर सेल बनाने में सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? पोलोनियम का होता है, रूथेनियम का होता है, सिलिकॉन का होता है, या सेलेनियम का होता है? तो किसका होता है बेटा, पता है आपको ये क्वेश्चन? तो अगर पता है तो आंसर जल्दी से दो। तो इसका उपयोग जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? सिलिकॉन, ठीक है ना। तो जो आपका कहीं ना कहीं पूछ रहा है कि सौर सेल बनाने में, सौर ऊर्जा में जो सेलें लगती हैं, तो इस सौर ऊर्जा की जो सेलें होती हैं वो किससे बनी होती हैं? तो सिलिकॉन से बनी होती हैं। क्लियर होता है? किससे बनी होती हैं? सिलिकॉन से बनी होती हैं। जिनमें जिन प्लेटों में ज्यादा सेलें होंगी तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा बिजली बनाने का काम करेगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई सोलर लगवाता है तो उससे पूछना कितनी सेल वाला कहीं ना कहीं है आपका, ठीक है। सिलिकॉन का उपयोग सामान्यतः सेल बनाने में होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक तत्व है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज को, इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, निम्न में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा जानवर जो है अपना लिंग बदल सकता है? तो स्लैन का नाम सुना होगा आपने। तो स्लैन जो होता है ये क्या कर सकता है? ये लिंग बदलने में कहीं ना कहीं भूमिका निभा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि लिंग बदलने में जो स्लैन का जो योगदान रहता है, स्लैंग सामान्य तौर पर एक घोंगा होता है, ठीक है। और जो घोंगे जो बाध्यकारी जो उभयलिंग होते हैं, और उनके पास नर और मादा दोनों के प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि लिंग बदलने में जो आपका जो माहिर होता है वो कौन होता है? स्लैन होता है, ठीक है। कौन होता है? स्लैन होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा जानेंगे, स्थलीय घोंगा एक अकोशयों की प्राणी है, जो एक कहीं ना कहीं नमी युक्त घास में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको नमी युक्त घास में देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादातर बगीचों वगैरह में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। एक निशाचर शाकाहारी प्राणी है ये, ठीक है ना। कैसा है ये? निशाचर है। और कैसा है? शाकाहारी प्राणी है। निशाचर मतलब आप समझे, रात में ही कहीं ना कहीं चलता है, ठीक है ना। तो इसको कहीं ना कहीं ध्यान से कहीं ना कहीं इसको समझ लेना। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन होता है। तो ऑक्सीजन की मदद से जो विघटन होता है वो किसका होता है? वो होता है आपका पाइरूवेट का विघटन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो क्या करेंगे आप इसमें? तो इसमें आपका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? वो आपका आंसर जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जब बात करेंगे तो इसको आपको ध्यान से कहीं ना कहीं समझ लेना। ऑक्सीजन की मदद से जो आपका पाइरूवेट का विघटन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। श्वसन में पहला जो चरण जो 6 कार्बन अणु जो ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु का विघटन करता है, तो वही क्या कहलाता है? वही आपका पाइरूवेट कहलाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो होती है, ये ज्यादातर आप देखेंगे तो यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, जो आपकी पाइरूवेट को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने का कहीं ना कहीं कार्य करता है। जैसे आपने देखा कभी कभी जब मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो पाइरूवेट के जो विखंडन के लिए जो दूसरा रास्ता अपनाया जाता है, तो वो यही प्रोसेस पूरा पूरा होता है। क्लियर होता है? हाँ, ठीक है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? फूल की बात पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? तो उभयलिंगी फूल जो है आपका खीरा है, सरसों, तरबूज, पपीता। तो बेटा उभयलिंगी फूल जो होता है आपका कौन सा होता है? सरसों होता है। कौन होता है? सरसों होता है। सरसों जो है हमारा उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प के रूप में जाना जाता है। इसको उभयलिंगी बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो? द्विलिंगी पुष्प के रूप में बोल दो। एक फूल को उभयलिंगी के रूप में परिभाषित किया जाता है जब इनमें पौधों में मादा और नर दोनों प्रजनन को कहीं ना कहीं प्रजनन को अंग होते हैं। तो इनमें से जैसे आपने देखा होगा पुंकेसर जो पुरुष कहीं ना कहीं जो होता है, जो पुरुष जो कहीं ना कहीं प्रजनन का भाग जो होता है, और स्त्री केसर जो होता है महिला प्रजनन का भाग होता है। ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इसमें पाए जाते हैं। सरसों का वैज्ञानिक नाम मालूम है क्या आपको? अगर सरसों का वैज्ञानिक नाम मालूम है तो कमेंट करके बताओ। अगर पता है तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताएं आपको, ठीक है। क्या नाम है सरसों का वैज्ञानिक नाम? ब्रासिका नाइग्रा। क्या नाम है इसका? ब्रासिका नाइग्रा। कॉपी में नोट करके इतना लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 वाला क्या कहता है। 61 वाला कहता है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को विखंडित करता है। यह पेट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका कहीं ना कहीं एंजाइम की बात कर रहा है। और
कैसे कैसे इसकी स्थितियों को पहचानेंगे, तो ये आपने देखा पेप्सिन एक क्या है, ये आपका एंजाइम है। तो आपसे कहीं ना कहीं एंजाइम प्रोटीन को विखंडित करने की बात कर रहा है, तो ये पेप्सिन जो नंबर 4 पे ऑप्शन दे रहा है आपको, ये क्या है, ये आपका पेप्सिन जो क्या है, ये एंजाइम है जो प्रोटीन को विखंडित करने का कार्य करता है। ये पेट में पाया जाता है और भोजन में पाचन में मदद करता है। पेप्सिन जो अम्लीय परिवेश का कार्य करता है, और पाइपेज जो होता है वसा को विखंडित करने का काम करता है। एमएलआई जो होता है कार्बोहाइड्रेट को विखंडित करता है, और टाइलिन लार में पाया जाता है, ठीक है, और स्टार्च को विखंडित करने का कार्य करता है। क्लियर होता है? तो अगर पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को विखंडित करता है, तो पेप्सिन करता है। तो पेप्सिन जो होता है ये हमारा प्रोटीन को विखंडित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि बेरी बेरी किस जगह किस वजह से उत्पन्न होता है। तो वेरी वेरी जो होता है किस वजह से उत्पन्न होता है, तो देखो किस विटामिन की कमी से बेटा बेरी बेरी, तो विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, ए बी सी डी। विटामिन बी की अधिकता से, विटामिन सी की अधिकता, तो विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की, डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ये आपका सही दिखाएगा। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से क्या, बी वन की कमी से उत्पन्न होने वाला जो कहीं ना कहीं रोग होता है वेरी वेरी होता है। ठीक है, तो ये रोग जो होता है इसमें होता क्या है, इसके बारे में आपको पता है, तो ध्यान रखना। वेरी वेरी, हाँ, क्या होता है, वेरी 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 का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है, चल नहीं सकता। वेरी वेरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चल नहीं सकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो एंजाइम और हार्मोन जो दोनों स्रावित करती है, यकृत है, अग्नाशय है, लार ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है। तो कौन सी ग्रंथि है बेटा, ये आपकी अग्नाशय या फिर पाचन ग्रंथि जो होती है, यही एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करने का कार्य करती है। ठीक है। मनुष्य में अग्नाशय वह ग्रंथि है जो एंजाइम मनुष्य में अग्नाशय वह ग्रंथि है जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव करती है। अग्नाशय अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इसका अंतस्रावी भाग जो होता है वो लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं होती हैं। ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो कहीं ना कहीं रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करने का कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, अग्नाशय का रस श्रावण जो होता है वो क्या होता है पता है आपको, और हार्मोन्स का श्रावण क्या होता है, इनको भी कहीं ना कहीं आप देख लेना। अग्नाशय का जो रस श्रावण और हार्मोन्स का श्रावण के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो कौन सा ऐसा यौगिक है जो गुर्दे की पथरी का निर्माण करने में सबसे ज्यादा अपना कहीं ना कहीं सामान्य यौगिक के रूप में पहचाना जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या सोडियम बाई बाइकार्बोनेट है, या मैग्नीशियम साइट्रेट है। तो क्या है बेटा, आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है ये ज्यादातर कहीं ना कहीं आप देखें पथरी के निर्माण करने में अपना सबसे ज्यादा योगदान करता है। तो गुर्दे की जो पथरी, किडनी स्टोन जो होता है, ये जो आपका होता है वो किस किस वजह से होता है, ये आपका ऑक्सलेट की वजह से होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से कहीं ना कहीं किडनी में जो पथरी कहीं ना कहीं बन जाती है। ठीक है ना। हाँ, तो उसका जो कहीं न कहीं जो किडनी की पथरी जो होती है, इसमें कहीं न कहीं अपना ये कहीं न कहीं अपना बहुत ज़्यादा योगदान यहाँ पर देता है। ठीक है? चलो, ज़्यादा पानी पीने से कहीं न कहीं ये पथरी कहीं न कहीं निकल भी सकती है और निकल जाती है। ज़्यादातर पानी पीने से कहीं न कहीं इसको निकाला जाता है, किडनी स्टोन को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो जो अपच का इलाज करने के लिए जो किस दवा का प्रयोग किया जाता है उसकी बात यहाँ पर कहीं ना कहीं कर रहा है। तो अपच के प्रयोग के लिए आप क्या करेंगे, सल्फा दवा का प्रयोग करेंगे, एंटी हिस्टामिन का प्रयोग करेंगे, एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे, एंटासिड का प्रयोग करेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, अपच जब हो जाती है तो अपच के प्रयोग के लिए आप एंटासिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एसिड बन रही है ना, गैस बनती है, तो अपच जो होती है इसके इलाज के लिए आप एंटासिड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। एंटासिड शरीर में जो आपकी कहीं ना कहीं
बनने वाला जो अम्ल होता है वो बेअसर कर देता है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जलन और उल्टी जैसी घटनाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं, तो आपको आराम थोड़ा सा लगेगा। एंटासिड के रूप में जो कहीं ना कहीं जो प्राय जो कहीं ना कहीं जो एल्युमिनियम और हाइड्रो ऑक्साइड मैग्नीशियम जो आपका कार्बोनेट और मैग्नीशियम जो आपका ट्राइसिलेट और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इन सब का प्रयोग कहीं ना कहीं इसमें किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो ऋग्वेद में आपकी जो नदी है वो कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो ऋग्वेद में बच्चा कौन सी नदी का उल्लेख नहीं? सरस्वती नदी का उल्लेख है, यमुना का उल्लेख नहीं, कृष्णा है, सिंधु है। तो कौन सी? कृष्णा नहीं, यमुना का है। और किस नदी का उल्लेख नहीं है? ये कृष्णा नदी का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या जाएगा? सी, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही चला जाएगा, ठीक है। यमुना है, सिंधु है, सरस्वती, तीनों नदियों का उल्लेख है, इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर का बिना नगर दुर्ग के पाया गया है? ऐसा कौन सा शहर जो बिना नगर दुर्ग के पाया गया है? तो बिना नगर दुर्ग के जो पाया गया है वो कौन सा पाया गया? चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनावली? तो आपका जहाँ बिना दुर्ग का कहीं ना कहीं जो आपका पाया गया वो चन्नूदड़ो पाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या जाएगा? ए चला यहाँ पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता? बुद्ध के समकालीन तो थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है। तो कौन है बेटा ये? तो ये हैं आपके महावीर स्वामी, भद्रबाहु, अरिष्टनेमि और ऋषभनाथ। तो आंसर इसमें आप करेंगे पहला वाला। कौन? महावीर स्वामी ही आंसर यहाँ पर आप इसको करेंगे। 69 का क्वेश्चन बोल रहा है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद जनपद से होकर बहती थी। तो होती थी तो कंबोज, मगध, कौशल या मच्छ? तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी गंगा है, सोन नदियां हैं, तो ये जैसे आपने देखा होगा तो किसके किनारे, किसकी बात कर रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखो, जो मगध था महाजनपद काल में, जो मगध जो था महाजनपद काल में, तो इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो मगध जो है आपका, ये मगध जैसे ये आपका मगध तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला थी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर यहाँ पर मगध था। यहाँ से आपकी एक नदी बह रही है और ये नदी कौन सी है? सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन। और यहाँ से एक नदी जा रही है, ये कौन सी नदी? चंपा। और ये दोनों नदियां यहाँ पर आकर के एक नदी, ये सोन नदी बह रही है, चंपा नदी बह रही है, और ये नदी कौन सी है? ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा। तो ध्यान रखना, मगध जो था ये आपका कहीं ना कहीं सोन नदी, गंगा नदी, चंपा नदी और दक्षिण में किस नदी से? दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से घिरा हुआ था, इसलिए ये उस समय का सबसे कहीं ना कहीं उपयुक्त और सुरक्षित कहीं ना कहीं महाजनपद था। इसी वजह से समस्त महाजनपद का विलय किसमें कर दिया गया था? मगध में कर दिया था। किसमें कर दिया गया था? मगध में कर दिया गया था। क्लियर होता है? इसका सही आंसर क्या करेंगे? मगध कर देंगे। आगे, प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक अपने क्षेत्र के खालिस्तान भाग नामक कर एकत्र करते थे। तो कर जो एकत्र करते थे पुराने समय के, प्राचीन समय के जो महाजनपद काल के जो शासक हुआ करते थे, तो वो जो कर एकत्र करते थे वो कहाँ से? किसानों से करते थे, चरवाहों से करते, शिल्पकारों से या फिर शिकारियों। तो शिकारियों से और शिल्पकारों से, चरवाहों से कर लेने का क्या मतलब? जो पैदा करेगा, तो किसान उस समय क्या करते थे? पैदावार करते थे, तो किसानों से ही कहीं ना कहीं क्या किया करते थे? कर लेने का काम किया करते थे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 671 वाला, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य मध्य जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में लड़ा गया था, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो था वो जीत गया था 1540। इसका आंसर सही जाएगा क्या? 1540 में कहीं ना कहीं हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था, और शेरशाह सूरी ने क्या काम किया था? हुमायूं को पराजित कर दिया था। तभी तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया था और जाकर के राजा बीर साल के यहाँ पे कहीं ना किसी ने अपने बेटे को जन्म दिया था। बेटे का नाम मालूम है? हुमायूं के बेटे का नाम अगर पता है तो कमेंट में आंसर इसका बताओ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक की जब बात करेगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। किसमें बच्चा? 110 में धन विधेयक का प्रावधान प्रावधान है। तो धन विधेयक जो है किस सदन में लाया जा सकता है? धन विधेयक हमेशा ध्यान रखना केवल और केवल लोकसभा में ही कहीं ना कहीं लाया जा सकता है। किसमें लाया जा सकता है? केवल और केवल लोकसभा में कहीं ना कहीं लाया जा सकता है। तो ध्यान रखना धन विधेयक। और धन विधेयक
के तहत राज्यसभा, जब धन विधेयक के तहत राज्यसभा में ये पारित होने जाता है तो राज्यसभा इसको अधिकतम कितने समय के लिए अपने पास रोक सकता है। तो राज्यसभा अधिकतम कितने समय के लिए अपने पास रोक सकता है, इसको भी आपको कहीं ना कहीं बताना है। तो आप कमेंट करके बताओ कि धन विधेयक के तहत जब राज्यसभा में ये भेजा जाता है इसकी जांच होने के लिए, तो राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने दिन तक, अगर कोई प्रतिक्रिया देना है तो दे दो, नहीं देना तो अधिकतम 14 दिन तक कहीं ना कहीं रोक सकते हो। 14 दिन के बाद कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं वापस भेजो, नहीं भेज रहे हो तो स्वतः पारित माना जाएगा। और धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति जो वीटो शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे बोला है, 73 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है। तो ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, जापान के संविधान से लिया गया। तो कहाँ से लिया गया बच्चा ये, तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसका आंसर जाएगा आपका पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसए से लिया गया है। क्लियर है। क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के विचार को आपको अगर आपसे पूछ रहा है तो कहाँ से, यूएसए या फिर अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। क्लियर होता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया, फिर तो मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए। क्लियर है। संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, संसदीय ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों को किस देश के संविधान से लिया गया, ये भी अगर आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे, ब्रिटेन से करेंगे। क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। संघ कार्यपालिका में होते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और आपका चौथा दे रहा है प्रधानमंत्री। तो क्या करेंगे इसमें बेटा आप, तो ध्यान रखना संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है बेटा वो राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और दूसरा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और कौन होता है, और आपका लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर नहीं होता है। तो इसको बाहर निकाल दो, ये नहीं होता है। ये होता है पहला, दूसरा और चौथा होता है। तो पहला, दूसरा, चौथा, पहला ऑप्शन इसका आंसर इसका सही चला जाएगा। ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो होते हैं ये संघ की कार्यपालिका में होते हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर नहीं होता। इसलिए आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। ए, बी और डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है बेटा आपका क्वेश्चन 75 नंबर का। और ये 75 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मंदिर जो स्थित है, काशी विश्वनाथ है, मीनाक्षी मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, या श्री पद्मा स्वामी मंदिर है। तो बेटा यूपी में आपका काशी विश्वनाथ है। कौन सा, उत्तर प्रदेश में आपका जो मंदिर स्थित है वो कौन सा है, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ है जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर बेटा, गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को कहीं ना कहीं समर्पित है, हिंदू मंदिरों में से कहीं ना कहीं एक है। काशी विश्वनाथ की अगर आप बात करेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ भी कहीं ना कहीं शामिल है। मीनाक्षी मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मीनाक्षी मंदिर बेटा ये पड़ेगा तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा ये पड़ेगा तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा मीनाक्षी मंदिर, कहाँ पड़ेगा, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में पड़ेगा। और तमिलनाडु में एक शहर पड़ेगा मदुरै, मदुरै में एक नदी पड़ेगी बेगई नदी के किनारे। अगर आपसे और पूछ लेगा तो बेगई नदी के किस तट पर स्थित है, तो बेगई नदी के दक्षिण तट पर आपका कहीं ना कहीं ये मंदिर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर ये आपका कहीं ना कहीं हिंदू देवी मीनाक्षी को समर्पित है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे पांड्यों के शासनकाल के दौरान इसको कहीं ना कहीं बनाया गया था। किसको, मीनाक्षी मंदिर को किसने बनवाया था, पांड्यों द्वारा कहीं ना कहीं मीनाक्षी मंदिर को बनवाया था। ठीक है। अगला सोमनाथ मंदिर आपसे पूछ रहा है। तो सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पर है बच्चा, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, गुजरात में देखने को मिलेगा। तो सोमनाथ मंदिर जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। और आपका श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, पद्म स्वामी मंदिर जो है आपका, ये कहाँ पे आपको केरला में
देखने को मिलेगा। कहाँ पर? केरल में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया? तो फतेहपुर सीकरी की बात कर रहा है, तो फतेहपुर सीकरी को 1986 में ही किया गया। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको कहीं ना कहीं शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा कहीं ना कहीं निर्मित किया गया नगर है। ठीक है, इसको किसने बसाया था? फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने इसको कहीं ना कहीं बसाने का काम किया था। ठीक है, 1569 में यह अकबर की दूसरी राजधानी थी, और इन्होंने यहाँ पर 1572 में गुजरात की जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या किया था? इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण भी कराया। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कब कराया था? तो 1572 में। कब कराया था? 1572 में। किसकी विजय के बाद? गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का यहाँ पर निर्माण कराया था। ठीक है, भारत में 40 विश्व धरोहर स्थलों में से कहीं ना कहीं 32 सांस्कृतिक गुण और 7 प्राकृतिक गुण और एक मिश्रित गुण के साथ कहीं ना कहीं इसको शामिल किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू की बात कर रहा है, तो मोतीलाल नेहरू जो है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लेगा तो कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से कहीं ना कहीं इसको जाना जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के लिए कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं ना कहीं विशेष रूप से कहीं ना कहीं स्थापित किया गया था। इसकी आधारशिला की अगर बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको कहीं ना कहीं स्थापित करवाया गया था, और इस संस्था का नाम उनके पापा का नाम, जो पिताजी का नाम था, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं रखा गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या? मोतीलाल नेहरू के नाम पर ही कहीं ना कहीं रखा गया था। और मोतीलाल नेहरू जो है आपके, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना। कॉलेज के जो आपके संस्थापक प्राचार्य जो कहीं ना कहीं रहे, तो गोपाल किशोर अग्रवाल थे। कॉलेज के जो कहीं ना कहीं मुख्य भवन का उद्घाटन जो हुआ था, वो हुआ था आपका 18 अप्रैल 1965 को। ठीक है, किसने किया था? उस समय किसने किया था? हाँ, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। क्लियर है? वेरी गुड। आगे 26 जून 2002 को प्रभावी कॉलेज एक डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया। तो आपसे पूछेगा इसको, जो आपका मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बनाया गया? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी ये आपका 2002 में बन करके कहीं ना कहीं तैयार हो गया। तो इसी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नाम कहीं ना कहीं दे दिया गया था। ठीक है, तो पहला आपने कहीं ना कहीं इसको समझ लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो कौन सा शब्द इसमें कहीं ना कहीं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। तो चंपारण जो है आपका बिहार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों द्वारा तय किए गए दामों पर बेचने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था, जिसके विरोध में गांधी जी जो थे, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में पहुंचे, और गांधी जी द्वारा कहीं ना कहीं पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? यहाँ पर ही किया गया। कहाँ किया गया? गांधी जी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? चंपारण में ही किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? कब किया गया था? टाइम अगर आपसे पूछेगा, गांधी चंपारण कब गए थे, तो चंपारण सत्याग्रह कब किया गया? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1917 में किया। कब किया? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917 में किया। खेड़ा की अगर बात कर लेगा, तो खेड़ा कब बेटा? 1918 में। खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह, जो खेड़ा आंदोलन था 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है,
तो महात्मा गांधी के आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन बेचा 1930। ठीक है, और एक और है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इतने कहीं ना कहीं आंदोलन यहाँ पर किए गए थे। ठीक है, किसने किए थे? महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पर आंदोलन इतने किए गए थे। क्लियर होता है? अगला क्वेश्चन, संविधान, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशकता, तो नागरिकता का कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो भाग 2 में किसका है? नागरिकता का यहाँ पर वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में, भाग 1 में आपके राज्य, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर भाग 2 यहाँ पर आपका सही चला जाएगा। ठीक है, भाग 2 में किसका वर्णन दिया गया है? नागरिकता का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। आगे बोला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की याचिकाओं के लिए रिट जारी करने, उच्चतम न्यायालय को याचिकाओं के लिए रिट जारी करने का कहीं ना कहीं जो शक्ति दी गई वो अनुच्छेद किस में दी गई? तो अनुच्छेद 32 में दी गई। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार की। अनुच्छेद 226 के तहत कौन है बच्चा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की रिट हाई कोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक स्टेडियम में बनाया था। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100वां शतक बनाया था वो किस स्टेडियम में बनाया था? वो बनाया था आपका, पहला जो ऑप्शन है आपका, शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में बनाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला क्या बनाया था? स्कोर बनाया था यहाँ पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंदन का राजकीय वृक्ष क्या है? तो चंदन का जो राजकीय वृक्ष है बच्चा, चंदन जो है आपका कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। किसका है बेटा? चंदन जो है हमारा वो कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, तो कर्नाटक का जो क्या है? राजकीय वृक्ष है। अगर आपसे पूछेगा कि अ, केरल का कौन सा है, तो नारियल। मध्य प्रदेश का कौन सा? बरगद। महाराष्ट्र का कौन सा है? आम। यूपी का कौन सा है? अशोक। पंजाब का कौन सा है? भारतीय शीशम। राजस्थान का खेजड़ी। तो अगर आपसे पूछ लेता है तो इनको कहीं ना कहीं याद रखना है आपको। ठीक है, आगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ब्रिक्स, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। तो कहाँ पर पड़ेगा? संघाई चीन में पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। तो सबसे पहले इसमें कितने सदस्य थे? 4। फिर इसमें कितने सदस्य हुए? 5। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? ये आपको आंसर देके बताना है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? चीन में देखने को मिलेगा। और इस बार ब्रिक्स का नेतृत्व कौन कर रहा है 2026 में? तो भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, अगला, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना होगा? तो नील की खेती करने से छूट चाहते थे तो किसान जो थे, किसानों को जो कहीं ना कहीं जो कर देना था वो कौन सा देना था? बट्टा नहीं, जजिया तो अलग है, तनाव कर, नजराना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन आपका जाएगा तीसरा, तनाव कर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तनाव क्षतिपूर्ति कर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम स्मारक समूह जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाबलीपुरम के बारे में तो पता ही है आपको, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम स्मारक जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, ये महाबलीपुरम का भव्य एवं गुफा मंदिर है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह द्वारा इसको निर्मित कराया गया था। ठीक है, किसने निर्मित करवाया था? पल्लव राजा कौन थे आपके? नरसिंह द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है कि सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो आप देखेंगे तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य की सबसे कम प्रति व्यक्ति यहाँ पर आय देखने को मिलेगी। ठीक है, और सबसे अधिक किसकी देखने को मिलेगी? सबसे अधिक आपकी जो होगी, सबसे कम सबसे अधिक जो होगी वो किसकी होगी? वो गोवा की। ठीक है, वो किसकी सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय दर्ज की गई वो गोवा की गई। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों की प्रमुख शिकायतों के खिलाफ थी। गैर कानूनी कर, जमींदारों की दमन नीति, भूस्वामों की मांग या तिनगटिया व्यवस्था।
तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको पता है कि 1917 में जो कहीं ना कहीं था, तो तिनगटिया व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं आंदोलन किया गया। चंपारण सत्याग्रह जो थी कृषि की मुख्य शिकायतों के आधार खिलाफ थी, जो खिलाफ थी तो कैसी थी, तो आपको पता है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तिनगटिया व्यवस्था के खिलाफ थी कि जो किसान जो हुआ करते थे यहाँ पर कहीं ना कहीं 3/20 के आधार पर कहीं ना कहीं नील की खेती करना इनको अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, अगला। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत अगर आपसे पूछेगा तो 2 अक्टूबर 2014 को ही कर दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर दी गई थी। क्लियर होता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है तो क्या कहलाता है ये? तो बेटा ये क्या कहलाता है? ये कीमतों में कमी कहलाएगा, ब्याज दरों में कमी, कीमतों में वृद्धि या ब्याज दरों में वृद्धि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला सही हो जाएगा। ब्याज दरों में कमी। अर्थव्यवस्था की अगर अब आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज दरों में जब कमी के परिणाम स्वरूप असली मुद्रा मूलधन में वृद्धि हो जाती है तो कहीं ना कहीं ब्याज दर जो है वो घट जाती है। क्लियर होता है। ये चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान रखना। ठीक है, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। अगर बाजार में पैसे की आपूर्ति बढ़ती है तो उत्पादों की मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से किस में घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है? तो घरेलू हिंसा कारण बनने की क्षमता जो है किसमें? ए बोला नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, अकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचा, पक्षकार या आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचा। तो क्या करेंगे ये आप, इसमें आप क्या करेंगे, कौन सा है घरेलू हिंसा का? ए, बी और सी, ये तीनों बातें यहाँ पर इसने बोली हैं। तो तीनों बातें इसने बोली हैं तो ये तीनों ही बातें तो यहाँ पर सही लग रही हैं। यहाँ पे ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन आपका ए, बी, सी चला जाएगा। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता है? तो छोटी शिकायतों पर विचार नहीं करता, स्पष्ट शिकायतों पर विचार नहीं करता, नाम रहित शिकायत पर विचार नहीं करता। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं ए और बी, ऑप्शन बी सी दे रहा है और ए सी दे रहा है और भी रहे होंगे, लेकिन आपको ऑप्शन को कहीं ना कहीं देख के पता चल गया होगा। तो यहाँ पर जो विचार नहीं करेगा वो किस बात पे नहीं करेगा? स्पष्ट और नाम रहित पर, छोटे पे तो करेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही चला जाएगा। ठीक है, अगला। रियल स्टेट अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अचल संपत्ति शब्दों में खाली स्थान को समाविष्ट करती है या समाविष्ट किया जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप देखेंगे कि खड़ी फसलों को, घास की जमीन को, महाराष्ट्र कहाँ से आ गया, घास की जमीन को, और आपका खड़े वृक्ष को, और फिर आपका इमारतों को। तो किसको करेंगे बेटा? तो इसमें आपका आंसर सही चला जाएगा, इमारतें। रियल एस्टेट जो होगा ये आपका रियल एस्टेट जो होगा ये 2016 में जो अचल संपत्ति में ना केवल इमारतों को परिभाषित किया गया बल्कि उन्हें समाविष्ट भी किया गया है इसमें। ठीक है ना, तो दोनों चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना। अधिनियम के पारित होने के बाद कहीं ना कहीं ये अचल संपत्ति के रूप में परिभाषित नहीं हो सकती है, तो इसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपसे 94 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी है जिसे आमतौर पर ग्रामीण और शहर के पुलिस स्टेशन में स्टेशन लिपिक के कर्तव्य कहीं ना कहीं निभाने होते हैं या अभी हस्तांकित किए जाते हैं? तो आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका जो आंसर जाएगा इसमें पुलिस निरीक्षक जाएगा, सहायक पुलिस अधीक्षक जाएगा, हेड कांस्टेबल, प्रधान जाएगा। तो आपका जो हेड कांस्टेबल होता है यही कहीं ना कहीं ये होता है। ठीक है, तो क्या बोला, निम्नलिखित तो कौन सा एक ऐसा अधिकारी जिसे आमतौर पर ग्रामीण और शहर के पुलिस स्टेशन में स्टेशन लिपिक राइटर के कर्तव्यों के अभी हस्तांकित किए जाते हैं? तो हेड कांस्टेबल। ठीक है, क्या आएगा? हेड कांस्टेबल जो होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभारी होता है, सामान्य ड्यूटी प्रभारी स्टेशन का जो होता है, लेखक जो होता है, यही यहाँ पर माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन जो पारित किया गया वो किस वर्ष किया गया था पारित?
तो इसको जो किया था हम लोगों ने, इसको किया था 1984 को किया था। ठीक है, कब किया था? 1984 को। ठीक है, क्योंकि 1984 को कहीं ना कहीं इसको पारित किया गया था। ऑप्शन आपका इसमें चला जाएगा पहला, 1984। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स अपराध और आपराधिक न्याय पर सटीक आंकड़े उत्पन्न और प्रसारित करता है? तो कौन करता है बच्चा इसको? ड्रग्स संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय करता है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय करता है। तो बेटा ये आपका ऑप्शन जाएगा पहला। ठीक है, पहला ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय करता है इसको। ठीक है, ड्रग्स एंड क्राइम पर जो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है, यही कहीं ना कहीं काम करता है। अगला, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो हैशटैग का इस्तेमाल जो किया जाता है सोशल मीडिया पर, वो किस लिए किया जाता है? किसी पोस्ट को हटाने के लिए किया जाता है, या कमेंट कम करने के लिए किया जाता है, लाइक कम करने के लिए किया जाता है, या जुड़ाव या पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो बेटा ये तो आपको पता ही होगा, तो ये तो आपका आंसर इसमें, आपका चौथा आंसर इसमें सही चला जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पर? चौथा आंसर यहाँ पर सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जाता है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है हमारा 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और 1964 में ये बनाना शुरू किया था। ठीक है, 1919 में भारत से लंदन रवाना हुए भारतीय जहाज SS लायंटी यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके माध्यम से नाविक के साहस और समर्पण को याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है मथुरा, लखनऊ, आगरा, कानपुर। तो कहाँ किया गया है? तो इसमें आपका आंसर जाएगा पहला ऑप्शन, मथुरा में किया गया है। कहाँ किया गया बच्चा? मथुरा में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इस स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी। स्कूल का उद्देश्य लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार करना है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है देश की राजधानी। तो गिनी बिसाऊ बिसाऊ, ताइवान ताइपे, निकारागुआ मानागुआ, मालदीव मालाग्वे। तो कौन सा इसमें गलत है? तो इसका सही आंसर ऊपर वाली जो है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और जो आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका कहीं ना कहीं गलत है। मालदीव की जो राजधानी है वो आपको मालूम है क्या है? माले है। मालदीव की राजधानी कौन सी है? माले है। ठीक है, माले जो है आपकी राजधानी ठीक है, राजधानी। मालदीव दक्षिण एशिया का द्वितीय देश है और पारंपरिक रूप से प्राचीन मालदीव शाही राजवंश का कहीं ना कहीं राजद्वीप था। ठीक है, यहाँ किले व दीवारों को कहीं न कहीं विशेष रूप से कहीं न कहीं अलंकृत किया, इसको घेरा गया है, और भौगोलिक रूप से माले अटेल और काफू अटोल में स्थित है, परंतु प्रशासनिक रूप से इसे इसका हिस्सा नहीं माना जाता है। मालदीव का प्रवाल द्वीप जो लगभग कहीं न कहीं 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखना है इसको। और ये हमारे जो भारत में जो लक्षद्वीप है इसके ठीक दक्षिण में कहीं न कहीं पड़ता है। तो भारत का पड़ोसी देश भी है, लेकिन समुद्री पड़ोसी देश है ये। ठीक है ना? समुद्री पड़ोसी देश है ये। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसमें कितने टापू हैं, तो इसमें 1192 टापू हैं, जिसमें 200 पर कहीं ना कहीं लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये रही कहीं ना कहीं आपकी क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।